हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ के एक चैप्टर का स्टडी करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली हम लोग का 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और थर्ड हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन के रेट की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शन के रेट के बेसिस पर रिएक्शन को 3 टाइप में बांट दिया गया है। पहला हम लोग बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस को बोला जाता है जिसको कंप्लीट होने में विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुरंत विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये भी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरे टाइप के रिएक्शन में आते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनको कंप्लीट होने में महीनों और सालों का टाइम लगे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन, ये भी रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड हम लोग आते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसको कंप्लीट होने में मिनट्स और आवर्स का टाइम लगे। तो ये तो केमिकल रिएक्शन का टाइप हो गया रेट के बेसिस पर। अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बेसिस पर रिएक्शंस को 2 टाइप में बांटा गया है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री इसे हम लोग सिंपल रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होता है। और अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर को सीखने के लिए सबसे पहली बात ये भी ध्यान में रखना है कि हम लोग को साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। सिर्फ वीडियो को सुनना और देखना नहीं है, ठीक है ना। कागज़ कलम निकालिए और कागज़ कलम निकालने के बाद नोट्स को खुद से बनाइए। लिखने से माइंड कॉन्सेंट्रेट भी होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, चीज़ें ज़्यादा याद रहेगा, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहला सजेशन तो हमारा यही है कि अपना नोट्स निकाल लीजिए, कागज़ कलम निकालिए और पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये तो हम लोग का हुआ इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। वही रिएक्शन के रेट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन 3 टाइप में है। फर्स्ट, फास्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इसके एग्जाम्पल्स पर हम लोग आते हैं, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का एक्यूअस सॉल्यूशन प्लस NaCl के एक्यूअस सॉल्यूशन को, इन दोनों को जैसे ही हम लोग आपस में मिक्स करते हैं विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सिल्वर क्लोराइड सॉलिड का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो ये हम लोग का एक फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सोडियम नाइट्रेट एक्यूअस। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पर हम लोग आ जाए। अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो रिएक्शन है, इससे हमारा सॉल्ट और वाटर, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो रिएक्शन है, ये भी हम लोग का फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये था हम लोग का फास्ट रिएक्शन। सेकंड हम लोग का है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसको होने में महीनों और सालों का टाइम लगे। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था। स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल एक है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। सेकंड एग्जाम्पल ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन, ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन, ये भी जो रिएक्शन होता है कई सालों में होता है। थर्ड आते हैं रिएक्शन पर हम लोग मॉडरेट रिएक्शन, टेक्स प्लेस इन मिनट्स आवर्स। इसके एग्जाम्पल पर आ जाए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक्यूअस सॉल्यूशन, ये डिकम्पोज कर कर H2O लिक्विड प्लस O2 गैस, बैलेंस कर दें हम लोग तो यहाँ पर हाफ O2 कर सकते हैं। दूसरे मॉडरेट रिएक्शन पर आते हैं, अमोनिया का डिकम्पोजिशन,
अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन का हम लोग का जो टाइप था वो रिएक्शन के रेट के बेसिस पर। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन के टाइप मैकेनिज्म के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में बांटा गया है। एक सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में हो गया है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट किस में कन्वर्जन हो गया है, प्रोडक्ट में, ठीक है ना। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग मैकेनिज्म के टाइम पर भी स्टडी करेंगे। सिंपल रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स वगैरह मैकेनिज्म के टाइम पर लिया जाएगा। अभी सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन होते क्या है, ठीक है ना। इनका बहुत ही डिटेल में स्टडी आगे चलकर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को कहते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी कुछ बातों को समझें, ध्यान देना है। चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, कुछ चीज़ों को यहाँ से लर्न कर कर ही आगे बढ़ना है। तो हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझने के लिए। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3A प्लस 2B से हम लोग का P और Q बन रहा है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया गया है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझने के लिए। ये रिएक्शन 4 स्टेप्स में हो रहे हैं और वो स्टेप्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, कि ये रिएक्शन 4 स्टेप्स में कैसे कैसे हो रहा है। स्टेप 1, A और B आपस में रिएक्ट कर कर C और D का फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्टेप सेकंड की बात करें तो A C के साथ रिएक्ट कर कर E का फॉर्मेशन कर रहा है। स्टेप थर्ड की बात करें तो A D के साथ रिएक्ट कर कर F का फॉर्मेशन कर रहा है। और फोर्थ स्टेप की बात करें तो B E और F के साथ रिएक्ट कर कर P और Q का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो हम लोग का एक इमेजनरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताया गया है, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन ऐसे 4 स्टेप्स में हो रहे हैं। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझना है हम लोगों को। अगर इन चारों स्टेप्स को हम लोग ऐड कर दें, ये चारों स्टेप्स को ऐड कर दें, C D राइट में, लेफ्ट में कैंसल आउट, E और F राइट में है, यहाँ लेफ्ट में कैंसल आउट, ऐड करने पर ओवरऑल रिएक्शन जो आएगा हम लोग का 3A प्लस 2B से P और Q। अब चीजों को यहां पर समझिए। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो A और B रिएक्ट कर कर P और Q बना रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग स्टेप्स पर ध्यान दें तो स्टेप्स में कौन कौन से स्पेसिस हैं, तो हम लोग का पहला स्टेप में A B C और D। दूसरे स्टेप की बात करें तो A पहले से लिख दिया गया है, एक नया स्पेसिस मिला A। थर्ड स्टेप की बात करें एक नया स्पेसिस है F। और लास्ट स्टेप की बात करें तो उसमें मिला है P और Q। तो इन 4 स्टेप्स में ये सारे स्पेसिस हैं, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन में A और B प्रेजेंट है, ओवरऑल रिएक्शन में P और Q प्रेजेंट है। ओवरऑल रिएक्शन में ध्यान दे C D E और F प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन है इसमें C D E और F प्रेजेंट नहीं है। वैसे स्पेसिस C D E और F जो स्टेप्स में मैकेनिज्म में तो प्रेजेंट है, ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है। वैसे स्पेसिस को हम लोग या तो इंटरमीडिएट बोलते हैं या वो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, या तो इंटरमीडिएट्स या कैटलिस्ट होते हैं। मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से ही लेकर चलना है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्टेप्स जो मैकेनिज्म दिया गया है उसमें वैसे स्पेसिस जो मैकेनिज्म में तो हैं लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, वैसे स्पेसिस को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट्स या कैटलिस्ट, ठीक है ना। हाँ, कौन इंटरमीडिएट होगा कौन कैटलिस्ट होगा ये आगे का पॉइंट है, अभी इस पर उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लेना है।
जो भी स्पेसीज मैकेनिज्म में प्रेजेंट है, ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है, वो या तो इंटरमीडिएट कहलाता है या तो कैटलिस्ट कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, कब इंटरमीडिएट बोलेंगे, कब कैटलिस्ट बोलेंगे, ये पहचानने का तरीका हम लोग आगे सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। दूसरा पॉइंट है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को लर्न कर कर हम लोग को चलना है। Each step of complex reaction is an elementary step या elementary reaction। और सेकेंड पॉइंट जो अभी मैंने बताया था, वैसे स्पेसीज जो ओवरऑल रिएक्शन में तो नहीं है लेकिन मैकेनिज्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ऐसे स्पेसीज को हम लोग या तो इंटरमीडिएट या तो कैटलिस्ट कहलाते हैं। हाँ, नोट्स को अच्छे से बनाइएगा, सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। Species which are present in the mechanism but are not present in the overall reaction are either intermediates और catalyst। हम लोग अभी जो एग्जाम्पल लिए थे उस एग्जाम्पल में ए और बी रिएक्टेंट्स थे, पी और क्यू प्रोडक्ट्स थे, सी डी ई और एफ ये इंटरमीडिएट्स थे। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने जिन बातों को पढ़ा उसको थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग समरी मिले। तो ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन के रेट का स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट हम लोग का है रिएक्शन के रेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और थर्ड मैकेनिज्म के बेसिस पर। तो रिएक्शन के रेट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन 3 टाइप में था, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। और मैकेनिज्म के बेसिस पर रिएक्शन 2 टाइप में था, एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि पहले बताया गया 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो हम लोग पहले पार्ट को अब डिटेल से लेना स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन का रेट का स्टडी करना। तो केमिकल रिएक्शन का रेट का स्टडी करना, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि केमिकल रिएक्शन के रेट को डिफाइन कैसे किया गया है। हम लोग आते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे डिफाइन किया गया है, तो पहले थोड़ा हम लोग डिफिनीशन को समझें कि केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे डिफाइन किया गया है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा हम लोग इसको डिटेल से समझें। और दूसरी बात ध्यान में रखना है, केमिकल रिएक्शन का रेट लिखने का एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियरली हम लोग को आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना ध्यान इधर उधर न भटकाएं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें और बड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करें कि केमिकल रिएक्शन के रेट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ये बिल्कुल हम लोग का फाउंडेशन अभी है, ठीक है ना, फंडामेंटल पर अभी हम लोग हैं। अगर फंडामेंटल ही क्लियर नहीं होगा तो आगे ऊंचाई पर फिर हमें दिक्कत होगी। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कंसिडर जनरल रिएक्शन। हम लोग एक जनरल रिएक्शन की बात करें। ए और बी रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं, एम और एन। स्मॉल लेटर में जो लिखा गया है वो कोफिशिएंट्स हैं और कैपिटल लेटर में जो लिखे गए हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के बारे में बात करें तो हम लोग बोलेंगे भाई वो तो रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो डिसअपियर हो रहा है। तो रिएक्टेंट के केस में बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें एम और एन की, तो उनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट के केस में हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपियरेंस। तो हम लोग 1 बाय 1 कर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रेट 3 तरीके से दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर या रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में समझेंगे। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रेट जैसे ही समझ में आ गया, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में ऑटोमेटिक समझ में आता है। तो पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं ए का। तो ए रिएक्टेंट है, उसका लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का डिसअपियरेंस का रेट।
कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में दिया गया है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग समझें। अगर थोड़ा बहुत कुछ मैथमेटिक्स हमें याद हो या फिजिक्स याद हो तो इसको सेंटेंस में पढ़ने का कोशिश करें। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वैसे भी इसको पढ़ें। इसे क्या पढ़ेंगे? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ए का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होने का रेट टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देना है अभी। अब हम लोग बात करें यहाँ पर डीए के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो ये जो चेंज है हमेशा ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री में चेंज हम लोग कैसे लिखते हैं? तो फाइनल माइनस इनिशियल। ऑलवेज चेंज जो हम लोग लिखेंगे केमिस्ट्री में, हमेशा ड्यान में रखना है केमिस्ट्री में जो चेंज लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है ना। ए तो रिएक्टेंट है, ड्यूरिंग रिएक्शन इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो फाइनल वाला कॉन्सेंट्रेशन होगा कम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ज़्यादा, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये जो टर्म आएगा वो आएगा हम लोग का निगेटिव, ठीक है ना। तो ये माइनस डी ए बाई डी टी, ये टर्म जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। और हमेशा ध्यान में रखना है रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, रेट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग आगे माइनस साइन लगा देते हैं। अब इस चीज़ को समझें। मान ले कि बोले -2, ठीक है ना। -2 के आगे अगर माइनस लगा दे, ठीक है ना, तो -2 के आगे माइनस लगा दे तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रह गया, तो डी ए बाई डी टी लिखे या माइनस डी ए बाई डी टी लिखे, ठीक है ना। बस इनमें अंतर साइन का है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। और रेट निगेटिव क्यों नहीं होता है, किसी भी चीज़ का रेट निगेटिव क्यों नहीं होता है, तो इसको फंडामेंटल खुद से भी समझ सकते हैं। मैं कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग अपने डेली लाइफ में चले, ठीक है ना, केमिस्ट्री से हट जाए और प्रैक्टिकल लाइफ में चले और वहाँ किसी भी चीज़ का रेट समझने का कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि बोला जाए फैन का घूमने का रेट, फैन किस रेट से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे -10 राउंड पर मिनट, -100 राउंड पर मिनट। रेट हमेशा क्या बोलेंगे? तो 100 राउंड पर मिनट, पॉजिटिव कर कर ही बोलेंगे। या कुछ और बोले, किसी पर्सन का दौड़ने का स्पीड, उसका दौड़ने का रेट क्या है, ठीक है ना। किसी पर्सन का चलने का स्पीड, उसका रेट क्या है, यही नहीं, ठीक है ना। अपने डेली लाइफ में कोई भी एग्जाम्पल उठा ले, डेली लाइफ का एग्जाम्पल उठाइए केमिस्ट्री से हटकर, ठीक है ना, और किसी चीज़ के रेट के बारे में सोचिए तो हमेशा आंसर रेट का किस में जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा। और चूंकि ये डी ए जो हम लोग का है वो चेंज है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, और रिएक्टेंट के केस में डी ए आएगा निगेटिव। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आगे कौन सा साइन लगा देंगे हम लोग? माइनस साइन लगा देंगे। तो ऑलवेज ध्यान में रखना है रिएक्टेंट का जब भी रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आगे हमें कौन सा साइन शो करना है? माइनस साइन से। इस रेट को दूसरे तरीके से भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, -ΔA/ΔT, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये हम लोग का इंस्टैंटेनियस रेट है, इंस्टैंटेनियस रेट है, और ये हम लोग का एवरेज रेट है, ये हम लोग का एवरेज रेट है, एवरेज रेट है, एवरेज रेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं। अब हम लोग लिखेंगे बी का डिसअपेरेंस का रेट, एम और एन का फॉर्मेशन का रेट। ये एक्सप्रेशन इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस बार इसको समझने के बाद खुद से कोशिश करना है, ठीक है ना, कि बी का डिसअपेरेंस का रेट कैसे लिखेंगे, एम और एन का फॉर्मेशन का रेट कैसे लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खुद से कॉपी में लिखने का कोशिश करना है, उसके बाद बोर्ड पर ध्यान देना है। पहले ये 3 रेट खुद से लिखे, उसके बाद मैं बोर्ड पर लिखूंगा बी का डिसअपेरेंस का रेट, एम का फॉर्मेशन का रेट और एन का फॉर्मेशन का रेट। खुद से लिख लेना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिखिए और उसके बाद यहाँ से मैच कीजिएगा। बी का डिसअपेरेंस का रेट, तो
रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम माइनस डी वी बाई डी टी। बी रिएक्टेंट है, आगे माइनस साइन लगा देंगे। इसको पहले पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे मैथमेटिकली। तो डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये इंस्टेंटेनियस रेट हुआ, एवरेज के टर्म्स में लिखेंगे तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। एम का फॉर्मेशन का रेट तो डी एम अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आगे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। डी एम, एम का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, तो चेंज कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और एम प्रोडक्ट है, फाइनल अमाउंट ज़्यादा होगा मोर, और इनिशियल अमाउंट क्या होगा तो कम होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा एम का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो फाइनल वाला ज़्यादा, इनिशियल वाला कम, तो ये डीएम क्या आ जाएगा हम लोग का, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट के केस में आगे माइनस नहीं लगाते हैं। हाँ, रेट में माइनस साइन कहाँ पर लगाते हैं, तो रिएक्टेंट के केस में। तो ये एम का फॉर्मेशन का रेट हुआ, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट की बात करें तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। फिर एन के फॉर्मेशन के रेट की बात करें तो डी एन बाई डी टी और डेल्टा एन अपॉन डी टी। तो ये जो रेट हम लोगों ने लिखा है, रेट का एक्सप्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है, ठीक है ना। अब अगर ये समझ में आया होगा तो अगर रेट प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया जाए या रेट नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिख दिया जाए तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर B का डिसएवरेंस का रेट प्रेशर के टर्म्स में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, माइनस डी पी बी अपॉन डी टी, ठीक है ना। ये PB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B का प्रेशर, तो इसको सेंटेंस में पढ़िए, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और अगर इसी को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखना हो तो डी एन बी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादातर उसमें जो रेट रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रहेगा, तो इस कारण से ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है, रेट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, रेट प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, रेट नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ये लिखा हुआ है, प्रेशर के टर्म्स में कर देना है, तो यहाँ से बी के कॉन्सेंट्रेशन को हटाकर बी का प्रेशर लिख दिए। वैसे ही अगर एम के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ से एम का कॉन्सेंट्रेशन हटा दिए, प्रेशर रख देंगे तो प्रेशर के टर्म्स में हो जाएगा, मोल रख देंगे तो मोल के टर्म्स में हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं कि रेट का यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। रेट के यूनिट के बारे में बात करें हम लोग, यूनिट ऑफ रेट, कोई भी एक रेट उठा ले, डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन का कोई भी एक रेट उठाकर यूनिट निकालने का हम लोग कोशिश करें। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन का ही रेट लिखें, डी एम अपॉन डी टी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, या डी पार्शल प्रेशर ऑफ एम अपॉन डी टी, या डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम अपॉन डी टी। और अब ये रेट तीनों टर्म्स में लिखा गया है, यूनिट बताने का कोशिश कीजिए। डिनोमिनेटर में है डी टी, इसका यूनिट क्या आएगा, तो टाइम, सेकंड इन दे दे, सेकंड में बोले, मिनट में बोले, जिसमें बोले। ऊपर में क्या है हम लोग का, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन, तो ऊपर में क्या यूनिट आएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन मोलर में, मोल पर लीटर। यहाँ क्या है हम लोग का, तो प्रेशर का चेंज, तो भाई प्रेशर का चेंज यूनिट क्या रहेगा, प्रेशर। नीचे में क्या है हम लोग का, टाइम, तो ये आ जाएगा हम लोग का सेकंड, ठीक है ना। यहाँ बात करें तो ये नंबर ऑफ मोल्स का चेंज, तो यूनिट क्या रहेगा हम लोग का, मोल। और डिनोमिनेटर में बात करें तो डी टी, टाइम का यूनिट क्या आएगा हम लोग का, सेकंड आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, रेट का यूनिट सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। रेट के कई यूनिट्स मिलेंगे, एक रेट का यूनिट हो गया कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, दूसरा रेट का यूनिट है प्रेशर डिवाइडेड बाई टाइम, और तीसरा रेट का यूनिट है मोल डिवाइडेड बाई टाइम। हमेशा ध्यान में रखना है। तो रेट के यूनिट पर हम लोग आ जाए तो एक यूनिट हम लोग का मिला मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड।
दूसरा यूनिट हम लोग का प्रेशर, प्रेशर ले ले एटीएम में तो दूसरा यूनिट मिलेगा एटीएम पर सेकंड पर मिनट, जो भी बोले, ठीक है ना। और तीसरा यूनिट क्या है हम लोगों का, मोल पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये रेट के 3 यूनिट मिलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट पॉपुलर यूनिट कौन सा मिलेगा, तो मोलर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम लोग रेट डिसअपियरेंस ऑफ फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है हम लोग का, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है। इनिशियली t इक्वल टू 0 का मतलब हुआ स्टार्टिंग टाइम, t मतलब टाइम, ठीक है ना, 0 का मतलब स्टार्टिंग टाइम। तो स्टार्टिंग में अमोनिया का 4 मोल लिया गया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन स्टार्टिंग में है ही नहीं, ठीक है ना। 10 मिनट के बाद अमोनिया का 2 मोल बचा हुआ है। तो ये बताइए, अगर 4 मोल लिए थे अमोनिया, 10 मिनट के बाद 2 मोल बचा हुआ है, तो 2 मोल रिएक्ट कर गया, ठीक है ना। तो अमोनिया 10 मिनट में 2 मोल रिएक्ट कर गया, तो अमोनिया का 2 मोल रिएक्ट कर कर नाइट्रोजन का 1 मोल बनेगा और हाइड्रोजन का 3 मोल बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें खुद से लिखने सीखना है, अमोनिया का डिसअपियरेंस का रेट कितना होगा, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन का रेट कितना होगा और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन का रेट कितना होगा। कागज़ कलम लीजिए और रफ में ये रेट अपने से लिखने का हमें आंसर दीजिए, ठीक है ना। और आंसर निकालने के बाद तब बोर्ड पर ध्यान देना है कि अमोनिया का डिसअपियरेंस का रेट कितना है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन का रेट कितना है। चलिए 1 बाय 1 आते हैं। पहले आप लोग अपना कॉपी पर ये आंसर कीजिए और उसके बाद यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो अमोनिया का डिसअपियरेंस का रेट अगर हम लोग लिखे मोल के टर्म्स में, तो -d नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन dt। सॉरी, ये इंस्टेंटेनियस रेट नहीं है, एवरेज रेट है, माइनस डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। हम लोग आते हैं डिटेल से। अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स का चेंज, तो चेंज हमेशा ध्यान में रखना है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो फाइनल में 2 मोल माइनस इनिशियल 4 मोल डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 10 मिनट का, आगे माइनस साइन लगा दे, यूनिट आ जाएगा मोल पर मिनट, मोल पर मिनट। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, तो 2/10 मोल पर मिनट, 2/10 मोल पर मिनट। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन का रेट। तो डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स का चेंज, तो फाइनल मोल 1 मोल है, इनिशियल मोल कितना है 0, तो चेंज कितने का आएगा 1 मोल का आएगा, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 10 मिनट का, तो 1/10 मोल पर मिनट। और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन का रेट, तो उसका एक्सप्रेशन लिखे हम लोग, डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स का चेंज, तो चेंज हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स का, फाइनल में 3 मोल, इनिशियल 0 मोल, तो 3 - 0, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स का चेंज 3 मोल डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 10 मिनट का, तो ये मोल पर मिनट। तो ये आंसर है अमोनिया का डिसअपियरेंस का रेट का, ये आंसर है नाइट्रोजन के फॉर्मेशन का रेट का, और ये आंसर है हाइड्रोजन के फॉर्मेशन का रेट का। अगर आंसर मैच कर रहा होगा तो बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर और चीज़ों पर ध्यान से दें, ठीक है ना। ये सारा डाटा हम लोग को दे दिया गया है कि भाई अमोनिया 4 मोल लिया गया था, 10 मिनट में 2 मोल रिएक्ट कर गया, तो अमोनिया का डिसअपियरेंस का रेट लिखना था, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन का रेट लिखना था और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन का रेट लिखना था। ये तीनों आंसर करेक्ट है, लेकिन आंसर डिफरेंट है। अगर किसी स्टूडेंट से इस केमिकल रिएक्शन का रेट पूछा जाए अमोनिया के रेस्पेक्ट में, तो अमोनिया के रेस्पेक्ट में बोलेगा सर 2/10 मोल पर मिनट। लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट से अगर रेट पूछा जाए नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो आंसर देगा सर 1/10 मोल पर मिनट। दोनों का आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। वैसे ही किसी तीसरे स्टूडेंट से पूछा जाए हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो बोलेगा सर 3/10 मोल पर मिनट। तो तीनों का आंसर करेक्ट है, लेकिन 3 डिफरेंट आंसर।
तो बाद में IUPAC ने रिएक्शन के रेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ा सा रिएक्शन के रेट को डिफाइन करने के लिए मॉडिफाई कैसे किया है, तो ये जो डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन का रेट है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो अमोनिया का कोफिशिएंट है 2, अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दे आ जाएगा 1/10। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट है 1, कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दे 1/10 ही रहेगा। और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट है 3, ठीक है ना, यहाँ 3 से डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा 1/10। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन का रेट का जो आंसर आया, अगर उसको कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो ये सब बराबर हो जाते हैं, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है ना। इस तरीके से जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन के एक्सप्रेशन को कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या हुआ, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या बोला जाए रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो भी बोले हम लोग, ठीक है ना, अगर उसको कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो जो भी रिएक्टेंट है उसके डिसअपीयरेंस के रेट को उसी रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, या जो भी प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेशन के रेट को उसी प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। और अभी जैसा हम लोग एग्जांपल में देखे थे अमोनिया के एग्जांपल में, सब आपस में बराबर मिलेंगे, ठीक है ना। इसी को एक जनरल रिएक्शन के लिए लिखा जाए। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को हम लोग को लर्न कर याद कर रखना है। कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट या कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन के रेट को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करने पर जो मिलेगा उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको लिखते हैं, फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन ए बी रिएक्टेंट है, इससे हम लोग का क्या बन रहा है, M और N बन रहा है, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखा जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो A का डिसअपीयरेंस का रेट -dA/dt, B का डिसअपीयरेंस का रेट -dB/dt, M का फॉर्मेशन का रेट dM/dt और N का फॉर्मेशन का रेट dN/dt है। बिल्कुल ध्यान दें, ये जो 4 टर्म लिखे गए हैं ये अभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये A का डिसअपीयरेंस का रेट, ये B का डिसअपीयरेंस का रेट, ये M और N का फॉर्मेशन का रेट है। इनको कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दे उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे A से -1/A, यहाँ पर डिवाइड होगा हम लोग का B से -1/B, यहाँ पर डिवाइड होगा M से 1/M, यहाँ पर डिवाइड करेंगे N से 1/N, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। अभी ये जो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो सीखे रिएक्शन का रेट लिखने का, ठीक है ना, इसको थोड़ा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज। तो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया गया, हमसे पूछा जा रहा है रिएक्शन कौन सा होगा। तो पहले इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दें, ठीक है ना भाई, जिसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है वो रिएक्टेंट होगा और जिसके आगे प्लस साइन लगा हुआ है वो प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग का C प्रोडक्ट, D रिएक्टेंट, A आगे प्लस साइन लगा हुआ है प्रोडक्ट और B के आगे यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है रिएक्टेंट। तो हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हम लोग का रिएक्टेंट है कौन कौन सा, तो D और B, तो D और B हम लोग के रिएक्टेंट हैं, ठीक है ना। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कौन सा है हम लोग का, तो एक A दूसरा C।
तो ए और सी हम लोग का प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो D यहाँ डिवाइड किया गया है 3 से, तो इसका मतलब D का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 3, ठीक है ना। B यहाँ पर डिवीजन कितने हैं 1 से, तो B का कोएफिशिएंट कितना रहेगा 1, ठीक है ना। A पर चलते हैं, ठीक है ना। तो A यहाँ पर हम लोग डिवाइड किए 4 से, तो A का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 4, ठीक है ना। C पर आ जाए, डिवाइड किया गया है 2 से, तो C का कोएफिशिएंट कितना हुआ 2। तो ये हम लोग का हुआ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बी ऑप्शन। चलिए, ये हम लोग का फर्स्ट क्लास था केमिकल काइनेटिक्स का। सेकंड क्लास में भी हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स पर ही रहेंगे, तो सेकंड क्लास का वेट कीजिए। कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम लोग सेकंड क्लास में और भी कुछ न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे।